उत्तराखंड में नहीं हो पाता है, तो इसीलिए दिल्ली वाले स्टूडेंट्स का हाँ हो जाता है, बट अभी नहीं हो रहा है किसी का भी। तो यस, दिल्ली वाले स्टूडेंट्स का पॉसिबल हो पाता है ऑफलाइन टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को ना मैंने एक प्लान भेजा था। अब मैंने जो ये प्लान भेजा था ना, दिख रहा है क्या सबको? थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लो, मेरी तो इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी आप लोगों को, ये जो प्लान मैंने भेजा है वो मैंने एचपी वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग भेजा था, और जो बाकी जो बच्चे हैं जिनकी छुट्टियां चल रही हैं उनके लिए ये प्लान अलग था। क्योंकि जिनके स्कूल है, ऑब्वियस सी बात है, उनको कम टाइम मिलेगा पढ़ने का, है ना। और जिनकी छुट्टियां चल रही हैं और उनको ज्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो अगर तुम ये वाला प्लान देख पा रहे हो तो ये वो उन बच्चों के लिए जिनका ऑफ है, मतलब जो दिल्ली वाले बच्चे हैं, दूसरे बच्चे पंजाब से हैं या यूके से, ठीक है, फीडिंग इंडिया, वो उन बच्चों के लिए ये वाला प्लान है। कोई बच्चा ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है? ठीक है, संदीप आ गया। ठीक है, इधर देखो एक बार। हाँ, तो ये वाला फटाफट देखो, जो ये प्लान मैंने बना के भेजा था वो था उन बच्चों के लिए जिनका ऑफ चल रहा है। तो मैंने आपके दिन के डेली डेली 2 घंटे बांटे हैं आपके केमिस्ट्री के लिए, मतलब 2 घंटे मैंने दिए केमिस्ट्री में। और जो ये टॉपिक्स मैंने दिए हैं ना, ये मैंने कुछ सोच समझ के दिए हैं। ये जो तुम लोगों के अभी टेस्ट हुए हैं पिछले हफ्तों में, 11th के या 12th के, जो मुझे लग रहा था बच्चों ने बहुत ज्यादा जिन टॉपिक से गलतियां की हुई हैं, वही टॉपिक जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप जरूर देखेंगे जो जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले आप उनको रिवाइज कर लेना, जैसे पीरियोडिक टेबल, सम बेसिक मैंने एक ही दिन में लगाया हुआ है, राइट। और जिन बच्चों का स्कूल होता है वो थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम कर देंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? लेकिन टॉपिक उनको भी वही पढ़ने हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप किसी भी टेस्ट को देने जा रहे हो तो ये टॉपिक्स तो आप लोगों को आने ही चाहिए। पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका बोहर मॉडल, क्वांटम नंबर हो गया, ये तो अभी मैंने करवाया भी एक्स्ट्रा क्लास में। ठीक है, तो इनको भी आपको टॉपिक्स को रिवाइज करना है, 10 से 12 क्वेश्चन करना है, 10 से 12 क्वेश्चन हर चैप्टर से करने हैं। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन तुम्हारा अच्छे से रिवाइज हो रखा है क्योंकि तुमने बहुत डिटेल में पढ़ा है मेरे से। तो अगर आप लोगों को रिवाइज करना है तो फॉर्मूलाज आप कर सकते हो, या मान लो अगर कोई टॉपिक इनमें से वीक है जो मैंने लिखा है उसको आप कर सकते हो। और ये क्वेश्चंस इतने करने हैं, मान लो 15 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, 10 क्वेश्चन रोल्स लॉ से, 5 क्वेश्चन हेनरीज लॉ से। अब जिनके पास मान लो टाइम कम है वो 15 की बजाय 10 कर लेंगे क्वेश्चन। गेटिंग माई पॉइंट? रोल्स लॉ में वो 5 क्वेश्चन कर लेंगे, तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट है बेटा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने नोटिस किया रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर के सवाल गलत किए थे, तो 5-7 क्वेश्चन तुम उसके लगा के जाना। नॉन्स इक्वेशन के क्वेश्चन तुम गलत करते हो, कंडक्टेंस वाले गलत कर रखे हैं तुम लोगों ने क्वेश्चन, तो मैंने उसके डाल दिए यहाँ पे 7 क्वेश्चन उसके करोगे, फैराडेज लॉ के। अब जो ये क्वेश्चन है कहाँ से करोगे, अब तुम्हारी मर्जी है, ये मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ा। तुम्हारा मन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, तुम्हारा मन है क्लास के नोट्स में भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती हूँ। जैसे मान लो कंडक्टेंस का टॉपिक है तो नोट्स में तुम्हें जाते ही दिख जाएगा, हाँ ये रहा कंडक्टेंस का टॉपिक और ये रहे इसके क्वेश्चन, तो तुम वहां से भी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हारी मर्जी है, डीपीपी से करना है डीपीपी से करो, डीपी में भी मैं टॉपिक वाइज डीपीपी देती हूँ, है ना। तो इन सब की तुम्हें टॉपिक वाइज डीपीपी मिल जाएगी। ऑल राइट, फिर तुम्हें संडे का 1 घंटा निकालना है, ये सबके लिए कॉमन है, संडे को 1 घंटा निकालना है टेस्ट देने से पहले, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स आ रहे हैं तो इनके फॉर्मूलाज बहुत सिंसियरली रिवाइज करके बैठोगे पेपर देने से पहले। ठीक है, ये सब करने के बाद मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मेरा इंट्यूशन कहता है कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट जरूर होगा इस टेस्ट में। ठीक है, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। तो फिर हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर मान लो मेरा ये प्लान कहीं ना कहीं लैग, मतलब थोड़ा सा फेल हो जाता है, मान लो नहीं हो पाई जितनी मैंने सोची थी इम्प्रूवमेंट,
तो फिर मैं कुछ और सोचूंगी, आप लोगों के साथ बात करूंगी। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अभी के लिए जितना मुझे लग रहा था कि जितने बच्चों के पास टाइम है वो ये कर सकते हैं, तो एचपी वाले बच्चों के लिए अलग डॉक्यूमेंट मैंने बना रखा है और जो बाकी स्टेट वाले हैं उनके लिए अलग बना रखा है। तो प्लीज आप लोग उसको थोड़ा सा देख के ही करो। हाँ, अगर मान लो ये सब आपका बहुत कम टाइम में हो जा रहा है, वैसे भी हो सकता है स्टूडेंट्स होंगे जिनका कम टाइम में ये हो जा रहा है, तो वो ज्यादा टाइम आप थोड़ा दे दो क्वेश्चन सॉल्विंग पे। ठीक है, मैंने इस तरीके से टाइम को डिवाइड किया क्योंकि आपके पास फिजिक्स भी है और मैथ्स भी है ना। अब पता चले इस केमिस्ट्री पढ़ के उसमें नंबर ही ना आए, तो वो नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि वो भी है आपके पास, उसको कंसिडर करते हुए मैंने फिर इस तरीके से इसको बनाया है। और अगर ये प्लान काम कर जाता है इस बार, तो हर मेजर टेस्ट से पहले तुम्हें एक ऐसे ही प्लान मिलेगा। ठीक है, और ये तो मैंने इस बार 4 दिन पहले दिया है। जब भी मेजर टेस्ट होगा मैं उसके 7-8 दिन पहले ही तुम्हें प्लान दे दूंगी। ऑल राइट, ठीक ठीक है। तो ये देख लेना, सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि अगर मान लो किन्हीं बच्चों ने नहीं देखा है तो वो एक बार देख ले। ठीक है, चलिए अब मैं आऊंगी, जो मुझे आज पढ़ाना है उस पे आऊंगी। जो बच्चे लेट हो गए हैं मेरा बेटा, तो जो मैंने प्लान भेजा है ग्रुप में, प्लीज उसको देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चालू कर दो। ठीक है, चलो सिमरन आ गई? सिमरन और ऋषि? यस मैम। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। कौन नहीं आया? कौन नहीं आया? वो आ गई क्या? रिया आ गई? रिया, रिया और कौन नहीं आया बताना एक बार। स्मृतिका आ गई? स्मृतिका, ध्रुवी, श्रुति, यस मैम, आ गई हूँ। साजिया, पलक? यस। ठीक, ठीक है, ऑल राइट। ठीक है बच्चों, नोटबुक निकालिए। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक पार्ट था आप लोगों का इस चैप्टर का, वो था आप लोगों का जिसमें मैंने वो निकलवाया आपसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट था एक। ठीक है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो ये है इस चैप्टर का, दैट इज योर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और अरेनियस इक्वेशन। तो जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, देख ही रहे होगे डीपीपी में भी और क्लास में भी, तो ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें इन्हीं 2 टॉपिक से मिलेंगे। एक तो अरेनियस इक्वेशन वाले टॉपिक से मिलेंगे, एक तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भर भर के। जो मैंने तुम्हें लास्ट डीपीपी भेजी थी, डीपीपी 6, उसके अंदर जो सारे क्वेश्चंस थे वो कौन से थे आप लोगों के? 2025 के थे और 2-3 आपके 2024 के थे। हाँ राहुल, ठीक है, देखने नहीं है, सोल्व भी करने हैं उसको। हाँ, इसके बाद तुम्हारी कोलिजन थ्योरी भी आएगी। ठीक है, इसके बाद कोलिजन थ्योरी भी है तुम्हारी। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है गर्व, चलिए आइए। चलो बेटा, तो आज बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, अरेनियस इक्वेशन, इसमें कुछ कुछ टर्म्स आएंगे लाइक एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती हैं। ठीक है, अरेनियस इक्वेशन के ग्राफ्स हम देखेंगे। नो डाउट क्वेश्चन सॉल्विंग, बिना क्वेश्चन सॉल्विंग के तो अपनी क्लास खत्म भी नहीं होती है। ठीक है, तो वो भी हमें करना है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें आज तुम्हें देखने को मिलेंगी और काफी बारीक बारीक चीजें। बारीक बारीक चीजें का मतलब वो छोटे छोटे पॉइंट्स में तुम लोगों को लिखवाऊंगी, स्टार बना के लिखना, राइट? क्योंकि वो छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऐसे ऐसे सवाल जो है इस टॉपिक से बनते हैं। वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा जब मैं तुम्हें क्वेश्चन और डीपीपी कराऊंगी। ठीक है, चलिए उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कल वाली क्लास में हमने क्या किया था। तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने nth ऑर्डर की इक्वेशन कर ली थी, याद करो।
ये इक्वेशन थी, ठीक है। तो ये तुम किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। यस मैम। ठीक है, n 1 नहीं होना चाहिए। और एक ये था टी हाफ, टी हाफ का क्या रिलेशन था? ए इनवर्सली नॉट प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n माइनस 1। और ये n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन भी कराया था कि हमें लगता क्या है कि हायर ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन अगर उसमें हम किसी वन ऑफ द रिएक्टेंट को एक्सेस में कंसीडर कर लेते हैं तो वो उससे कम ऑर्डर की दिखाई देती है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने किया था, जिसमें हमने सुक्रोज का एग्जांपल लिया था, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में लिया था और एस्टर की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में लिया था। वो दो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताए थे। उसके अलावा हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी ऑर्डर डिटर्मिनेशन मेथड, मतलब कौन कौन से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिससे तुम ऑर्डर निकाल सकते हो, है ना। एक तो वो था जिसमें तुम्हें क्या दे रखे थे, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 करके दे रखे थे, याद है? फिर तुम क्या करते थे, एक की कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स करके दूसरे का ऑर्डर निकालते थे, ऐसी दूसरी की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स करके पहले वाले का ऑर्डर आप निकाल सकते थे। और एक टाइप का क्वेश्चन मैंने कहा था जैसे एडवांस में आता है, जहां पे तुम्हें कोई ऐसा नहीं करना पड़ेगा, वहां पे तुम्हें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, मतलब वहां पे तुम्हें ऑर्डर वाइज चेक करना पड़ेगा। जीरो ऑर्डर लगा के देखो, रेट कांस्टेंट सेम आ रहा है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो नहीं है तो फर्स्ट पे जाओ, फर्स्ट पे नहीं है तो सेकंड पे जाओ। तो ये टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके बाद एक ये सवाल था जो मेरे को बहुत बच्चों ने पूछा, मैंने कहा मैं क्लास में ही करवा दूंगी इसको, ठीक है। काफी सारे बच्चों ने ये वाला सवाल पूछा था मेरे से कि मैम, राहुल, सुनिधि, सिमरन, है ना, और भी बच्चों ने पूछा था। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरा बेटा कैसे होगा। ऑलराइट, चलिए आइए ध्यान से देखना। आपको थर्मल डिकम्पोजिशन दे रखी है N2O5 की, ठीक है। रिएक्शन आपको दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखो क्या है, पर सेकंड है, यानी कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई मेरा बेटा? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हुई। क्लियर है? पहले ऑर्डर की रिएक्शन हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस डेटा को पढ़ना सीखो। टाइम 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, प्रेशर कितना है? 0.6, यानी कि इनिशियल प्रेशर है। और जब टाइम आपका 100 सेकेंड है तो आपका प्रेशर कितना? x, यानी कि ये क्या है? टोटल प्रेशर है। और आपको क्या बताना है? टोटल प्रेशर ही बताना है कितना होगा। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आइए, तो अगर मान लो मैं इसको लिखना चाहूं, इधर आना एक बार। अगर मैं बोलूं टाइम t0 पे इनिशियल प्रेशर P नोट ले लू, 0.6 तो बाद में मैं पुट कर दूंगी 0 0। टाइम t पे P नोट माइनस 2x ले लो, तो ये भी कितना बनेगा? 2x, और ये कितना बनेगा? x। बोलो हाँ या ना, कंफर्म कीजिए। करा है ना आप लोगों ने डीपीपी सोल्व? यस मैम। हाँ जी, ठीक है। तो मेरे पास जो टोटल प्रेशर होगा वो किस वजह से आएगा? N2O5 की वजह से आएगा प्रेशर, N2O4 की वजह से आएगा और O2 की वजह से आएगा, यानी कि P नोट माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास P नोट प्लस x। बोलो, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा x आ जाएगा PT माइनस P नोट। बोलो, ठीक बात है? ठीक है, ऑल राइट। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टोटल प्रेशर ही निकालना है। तो एक बात बताओ, टोटल प्रेशर निकालने के लिए मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, है ना, एक्स की वैल्यू चाहिए होगी। इसको भी क्यों ही लिखना है, क्योंकि हमें टोटल प्रेशर ही निकालना है ना। तो पी नोट प्लस एक्स, अगर मुझे कहीं से एक्स मिल जाए तो मेरे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा, बिकॉज पी नोट तो ऑलरेडी गिवन है 0.6। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब हम क्या लगाएंगे, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लोग। इनिशियल प्रेशर कितना मेरा बेटा, बोलिए सारे बच्चे? P नोट कितना बच गया? कितना बच गया? P नोट माइनस 2x। चलिए मैम ये भी ठीक है। तो K कितना है? अब देखो यहाँ पे तुम फंसोगे, इधर आओ। X की जगह, अरे रुक जाओ, जैसे मैं करा रही हूँ कर लो, ठीक है। तुम ले लो अपने, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ले लो भाई, ठीक है। अब x को तुम टोटल प्रेशर मत कंसिडर करना, P नोट माइनस एक्स है, ठीक, P नोट माइनस 2x है, राइट, ओके, ऑल राइट। तो अब क्या करूं, इधर आओ। हाँ कोई नहीं, तुम y ले लो, ठीक है। अब तुम्हें ना यहाँ पे डाउट हो सकता है मेरा बेटा, जो ये रेट कांस्टेंट है वो किसका रेट कांस्टेंट होना चाहिए?
N2O5 का। यहाँ पे किसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है? रिएक्शन का। तो ये हो जाएगा KN2O5 बाय कोफिशिएंट। तो KN2O5 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4.606 इंटू 10⁻⁻²। कंफर्म कीजिए सारे बच्चे, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए फिर आइए, तो ये क्या हो जाएगा? K क्या हो जाएगा N2O5 का? 2 इंटू 4.606 इंटू 10⁻⁻²। टाइम किस पे निकालना है? 100 सेकंड पे निकालना है, बाय 2.303 लोग P नोट बाय P नोट माइनस 2x। कंफर्म कीजिए सारे बच्चे, ठीक बात है? अब ये देखो, इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 पे जाएगा डायरेक्ट, तो ये कितना आ जाएगा? 4। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है? चलिए आइए। तो लोग P नोट बाय P नोट माइनस 2x कितना आ गया? 4। तो क्या करूंगी? P नोट बाय P नोट माइनस 2x, इसको 10⁻⁴ लिख दूं। अब क्या करो, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। 10⁻⁴ इंटू P नोट माइनस 2x, तो P नोट इज इक्वल टू 10⁻⁴ P नोट माइनस 2 इंटू 10⁻⁴x। मैथ्स ही कर रही हूँ और कुछ भी नहीं है। अब क्या करूं मैं? इसको यहां ले आओ और इसको यहां ले जाओ, ठीक है? तो यहां से P नोट कॉमन आ जाएगा, बोलो। अब एक बात बताओ, जो 10⁻⁴ है वो बहुत ज्यादा है ना 1 के कंपैरिजन में, तो तुम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ बाय 10⁻⁴ P नोट। देखो मैम यहाँ पे अच्छा, x भी थोड़ा हाँ सा- एक मिनट, गड़बड़ कर दी मैंने, x निकालना था ना मेरे को, तो ठीक है। तो x क्या आ जाएगा? P नोट इंटू 10⁻⁴ बाय 2 इंटू 10⁻⁴। और P नोट कितना इनिशियल प्रेशर? 0.6, तो ये कितना आ गया? 0.3 आ गया। बोलिए, कंफर्म कीजिए सारे बच्चे। और मेरे को क्या निकालना था? टोटल प्रेशर, है ना? तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? P नोट प्लस x, यानी कि 0.6 प्लस 0.3 कितना आया? 0.9, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? इंटू 10⁻⁻3। तो क्या करूंगी? 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10⁻⁻3 से डिवाइड कर दूंगी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये 900 आ जाएगा, 900 इंटू 10⁻⁻3। आंसर क्या लिख के आओगे? 900। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, पहले तो मुझे ये बताओ, ये क्लियर हो गया तुम सबको कैसे आया? क्लियर है? हाँ। अब यहाँ पे ट्विस्ट सुनो क्या है। जो एनटीए ने इसका आंसर दिया था वो क्या दिया था? 897। हम ये तो फिर क्या हो गया? गलत हो जाएगा हमारा। हाँ, हो जाएगा गलत, क्योंकि क्या हुआ ना, जब मैं इसको देख रही थी क्वेश्चन को, जब मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर आ रहा था 900, लेकिन जब मैंने एनटीए का देखा तो उसका 897 आ रहा था, मतलब जो उसने आंसर दिया था। मेरे को पता नहीं इसके बोनस मार्क्स मिले थे या नहीं मिले थे बेटा। उन्होंने क्या किया था ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन को ही क्या लिख लिया? यही मान लिया। आप समझ रहे हो? उसने 2 से डिवाइड नहीं किया, उसने यही वैल्यू ले ली एज इट इज, 4.606 इंटू 10⁻⁻2, और उसी को ही लेके सॉल्व किया। और जब तुम उसको लेके सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 897। बट ऐसे तो मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है, क्योंकि वो तो कॉन्सेप्ट वाइज ही गलत हो गया हमारा। मानते हो कि नहीं मानते हो? फिर मैंने 1-2 जगह देखा यूट्यूब पे या कहीं पे भी, फिर वहां पे भी ना लाइक जितने जो टीचर का लाइक मैंने देखा था, उन्होंने ऐसे ही सॉल्व किया था। तो वहां पे एक पॉइंट उन्होंने ऐड किया था कि एनटीए ने जब आंसर की थी तो उसने ये कंसिडर नहीं किया था, जबकि जो गलत बात है। करेक्ट कॉन्सेप्ट ये होगा, ना कि ये कि तुम रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन को ही ये ले लो। गेटिंग माय पॉइंट? मैम अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार ऐसा, इट्स ओके, लेकिन आप कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करोगे। समझ रहे हो? क्या पता मान लो आगे इन फ्यूचर दोबारा सवाल आए ऐसा, और तुम कहोगे नहीं मैम हम तो ये लेके आएंगे क्योंकि एक बार एनटीए ने ऐसे दिया था। नहीं, आपको जैसे कॉन्सेप्ट है वैसे ही चलना है। तो इसका मैं आंसर जो है वो 900 ही लिख रही हूँ, 897,
यहाँ पे मैं नहीं लिख रही। क्लियर है सबको? तभी ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है आज। अपने कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना आप लोगों को बस, ठीक है। सिमरन, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। सुनिधि जिन्होंने पूछा था मेरे से, राहुल ने पूछा था, Yes, ma'am. जिसने भी पूछा था। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। मेरा बेटा सक्षम है क्लास में ना? सक्षम, यस मैम। आदर्श, यस मैम। कोई तो मिसिंग है आज। चलिए, उसके बाद आगे हेडिंग डालिए मेरा बेटा, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हेडिंग डालिए। अब ये होता क्या है, देखो कभी तुमने सुना होगा कोई स्टोशियोमेट्रिक, नहीं फ्रैक्शनल में मत लेना, अगर वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना तो उसको स्मॉलेस्ट इंटीजर में वो कर लेना, चेंज कर लेना, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी मेरा बेटा, ट्रांजिशन स्टेट, तुमने वर्ड क्या पता हो सकता है सुना हो, पहले नहीं सुना तो आज मैं क्लियर कर दूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो ऑर्गेनिक में भी तुम्हारे पीछे 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 आएगा, पूरी ऑर्गेनिक में, है ना। तो अब ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है क्या, पहले तो ये समझो। बेसिकली जो ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती है, अभी मैं सारी बताऊंगी कि ये ट्रांजिशन स्टेट भी क्या होती है। तो बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है हमें कौन से वाले रिएक्शंस के बारे में बताती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में, यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में ही हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पहली चीज। और ये कैसी वाली रिएक्शंस होंगी आप लोगों की, बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होंगे, जिसमें आपके दो रिएक्टेंट जो है बेसिकली क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है ये वाली बात? पहले तो ये सुनो, ठीक है। तो अगर मान लो, लेट से मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो तुम्हारे पास A2 है एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक है B2 और तुम्हारा बन रहा है इससे 2AB। कंसिडर करो कि ये क्या है, हमारी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरा बेटा, अब यहाँ पे A2 और B2 से AB बन रहा है, तो मतलब क्या हो रहा होगा, मॉलिक्यूल में आपस में कोलिजन हो रहा होगा, और उससे कोलिजन से ही क्या है आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा। ध्यान रखना, कोलिजन इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे तुम बोलोगे कि कोलिजन हुआ तो प्रोडक्ट बन गया, कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं होता है ना। और भी क्राइटेरिया होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, वो आगे चल के मैं डिस्कस करूँ। जैसे मान लो मेरा बेटा ये तुम्हारे पास A2 है, ठीक है, ये तुम्हारे पास B2 है। एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब क्या होता है बताया था, जो कि एक ही स्टेप में हो जाए रिएक्शन, है ना, सिंगल स्टेप में हो जाए, एक से ज्यादा स्टेप में ना हो। तो एक ही स्टेप में जब रिएक्शन हो रही है, आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या हो रहा होगा मेरा बेटा, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा होगा। बोलो क्या कहते हो? और कोलिजन के टाइम पे क्या हो रहा होगा, पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे, नया बॉन्ड बन रहा होगा। ये सुनो, है ना। Yes, ma'am. जैसे A और B का बॉन्ड बन रहा होगा, A और B का बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा A का, और B का बॉन्ड टूट रहा होगा। इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, बोलो यही तो हो रहा होगा ना। एक ही स्टेप में जब रिएक्शन होती है, मैंने पहले भी बोला था, तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग है और जो बॉन्ड मेकिंग है वो साइमल्टेनियसली होती है। तो यहाँ पे AB की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी और AA और BB के बॉन्ड टूट रहे होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, यही आपका क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। या मैं बोलूं, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट। और इसको ऐसे लगा देते हैं, हैश बनाते ना, हैश, वैसे। मैम दोबारा समझाना एक बार। कहाँ भाग गए थे? मैम वही पता नहीं अपने आप ही कट हो गई क्लास। तुम्हें कौन निकाल देता है क्लास से? पता करवाओ। नहीं है। बार बार मैं मैसेज देखती हूँ तुम्हें किसी ने रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया। मेरे अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता रिमूव। मैम इस बार तो वो भी नहीं दिखाया कि रिमूव करा, बस अपने आप ही कट गई। चलो आओ, मैंने ये बोला कि जब आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है एलिमेंट्री रिएक्शन में, तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है, तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट से होके गुजरता है।
ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट हम इस तरीके से दिखाते हैं जिसमें बॉन्ड बन भी रहे होते हैं और टूट भी रहे होते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, ये कितनी मेंबर रिंग बन रही है मेरा बेटा? 4 मेंबर रिंग बन रही है। क्या कभी ऑर्गेनिक में तुमने सुना है 3 मेंबर और 4 मेंबर की रिंग स्टेबल नहीं होती है? सुना है? स्ट्रेन्ड होता है उसमें। किसी ने सुना है? अरे किसी ने नहीं सुना? चलो सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं, वो मैं बाद में बता दूंगी तुम्हें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब क्या होगा, ए बी और ए बी जो है तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यानी कि मेरा बेटा जब भी एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात आएगी, जब भी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगा, तो उसमें तुम्हारा क्या फॉर्मेशन होगा, किस चीज की फॉर्मेशन होगी मेरा बेटा? ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है। क्या होती है मेरा बेटा? हाईली अनस्टेबल होती है। इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। कोई बच्चा कहे मैम मेरे को ना स्टडी करना है, नहीं कर पाओगे, बहुत ही अनस्टेबल होती है। जैसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें मेरा बेटा? प्रोडक्ट में हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई कि एलिमेंट्री रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से होके गुजरती है? और ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल होता है। इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो इसके 4 मेंबर रिंग में, क्योंकि स्ट्रेन होता है मेरा बेटा, जैसे मैं चलो थोड़ा सा बता भी देती हूँ। एक बात बताओ मेरा बेटा, ये वाला जो कार्बन है वो sp3 है, अरे माइक म्यूट करो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री होना चाहिए ना? हाँ या ना? Yes, जब ma'am. इसको मिल रहा है एंगल Yes, ma'am. 90 डिग्री का मिल रहा है, 90 डिग्री का है ना? तो इसमें क्या हो गया, चाहिए 109, कितना मिल रहा है? 90। तो इसमें क्या है? स्ट्रेन है, मतलब ये स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करना चाहेगा? खुलना चाहेगा। तो इसीलिए जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है बहुत ही अनस्टेबल होती है। जैसी बनेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है। अब मैं इसका डायग्राम भी बताऊंगी। डायग्राम में कैसे हम ट्रांजिशन स्टेट को दिखाएंगे वो सब मैं धीरे 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 बताऊंगी। ऑर्गेनिक में भी आएगा। यस बेटा। यहाँ पे देखो, एक मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, सारे बच्चे पॉइंट मार्क करके लिखोगे। एट द टाइम ऑफ कोलिजन न्यू बॉन्ड आर फॉर्म, साइमल्टेनियसली ओल्ड बॉन्ड ब्रेक। नहीं, ये अनस्टेबल होती है। स्टेबल, अब कोई एक बात बताओ, कोई चीज स्टेबल नहीं है तो वो क्या करना चाहिए? उस स्टेट में रहना चाहेगी? नहीं रहना चाहेगी, तभी तो वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ऑलराइट। तो यहाँ पे नए बॉन्ड बन रहे हैं और पुराने बॉन्ड क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और क्या बोलेंगे मेरा बेटा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ? यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट ऑलवेज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। बोलो हाँ या ना? यस यस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी पॉइंट आप लिखेंगे। रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस। हो रहा है ना, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल, so its energy is more than the energy of reactant and product. प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या होती है? इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। पहले लिख लो, फिर इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। लिख लिया? नो मैम। अरे लिखो, फिर जल्दी लिखो। सुमित भी आ गया, ठीक है। आर्यन भी है, नैतिक भी है, ठीक है। अंजलि, मनीषा है? मनीषा? यस मैम। ठीक है, बढ़िया। चलो देख, कोई नहीं बनाएगा, पहले सारे आज मुझे सुनोगे क्योंकि तुम्हारे लिए नई चीजें हैं मेरा बेटा। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तुम्हारी मर्जी, जो लिखना लिखो।
ठीक है, अब ध्यान से देखना जो मैं बना रही हूँ। क्या बना दिया मैडम, ये पहाड़ सा। ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, क्लियर है, और ये आपका क्या है मेरा बेटा, प्रोडक्ट है। ऑलराइट, तो आप सभी को दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी क्या दिख रही है, सबको कम दिख रही है। देखो ये एनर्जी है प्रोडक्ट की और ये एनर्जी है किसकी मेरा बेटा, रिएक्टेंट की। हाँ ये ना। Yes, ma'am. और जो ये मैंने बनाया है पहाड़ की जो ऊंची चोटी है, यही क्या है तुम्हारा, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बोल दो या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल दो। तो जो तुम्हारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में ये जो बन रहा था ना, ये क्योंकि ये अनस्टेबल है, अगर कोई चीज अनस्टेबल है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, बताओ। ज्यादा होगी। हाँ या ना। Yes, तो ma'am. यस मैम। जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होगी वो किससे ज्यादा होगी, रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी। दिख रहा है, सबसे ऊपर लाई कर रहा है पहाड़ की ऊंची चोटी। ठीक है, जो ये वाली एनर्जी, इधर आओ, ये वाली मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ। ये देखो ये वाली, ये क्या है, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। गेटिंग माय पॉइंट। और यही किसके बराबर है, तुम्हारी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। मैम ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। रिएक्टेंट को कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि वो क्या करे, ताकि वो क्या करे, इसको क्रॉस कर ले, है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि पहले उसको यहाँ जाना पड़ेगा, इतनी एनर्जी चाहिए तभी तो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। बोलो यस और नो। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ मैम मानते हैं। सारा लिखवा दूंगी, डोंट वरी, सारा लिखवा दूंगी, पहले सुन लो। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो कि चाहिए रिएक्टेंट को टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ऑलराइट, अब देखो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी है और उसको एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, इतनी और चाहिए, बोलो, ताकि वो इसको क्रॉस कर जाए। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए इसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब मिनिमम extra energy required for reactant to convert into product। तो मतलब भाई साहब रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, अगर उसको ये वाली एनर्जी नहीं मिली, एक्टिवेशन एनर्जी वाली, तो भैया नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। तो उसको ये एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे चाहिए होगा। करती हूँ गर्व। हाँ सक्षम। मैम थ्रेशोल्ड है एनर्जी रिपीट करना। कर रही हूँ, दो बच्चे बोले थ्रेशोल्ड एनर्जी रिपीट कर दो। जो ये वाली एनर्जी है मेरा बेटा, ये वाली पूरी, ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारी क्या होती है मेरा बेटा, कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, मतलब इतनी तो चाहिए ताकि रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाए मेरा बेटा, प्रोडक्ट में हो जाए। क्लियर है, इतनी ऑलरेडी उसके पास है, रिएक्टेंट की भी खुद की कुछ एनर्जी होगी, ऐसे तो है नहीं, ऐसे बैठा है, एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, इतनी। तो मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी की, और बोलो एक्टिवेशन एनर्जी की। यस, और ये ETH क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। मैं दोबारा भी सारी चीजें बताऊंगी, ठंड रखो, सारी चीजें लिखवा दूंगी मैं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी इज योर एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए तुम्हें, और थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल एनर्जी, मतलब इतनी चाहिए तुम्हें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की। क्लियर है। अब मैं इसका क्या लिखवाऊंगी तुम्हें, राइट अप लिखवा देती हूँ। सबसे पहले लिखोगे
ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये सबने लिख दिया। Rearrangement of bond takes place in this state. This is the least stable state in elementary reaction. Hence, its potential energy greater than that of reactant and product. ये मैंने लिखवा दिया। बोलो। इसके बाद सेकंड लिखोगे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी which the reactant must possess in order to convert into product। मतलब रिएक्टेंट को, इधर आओ, रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी तो चाहिए होगी सो दैट वो किस में कन्वर्ट हो जाए? बोलो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। बोलो यस और नो। Yes, ma'am. यानी कि जो हमारी टोटल एनर्जी है वही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट की। कंफ्यूज मत होना, ये देखो दिख रहा है। और टोटल एनर्जी इज व्हाट? आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी। दिख रहा है सबको फिगर के थ्रू? देखो बोलो मनीषा। यस बेटा बोलो। मैम जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना वो टोटल एनर्जी है, तो मैम जो ये एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या है? देख मेरे बेटा, इतनी एनर्जी चाहिए, मान लो लेट से ये है तुम्हारी 120 जूल है, ठीक है, 120 जूल है। रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी मान लेते हैं 40 जूल है ऑलरेडी एनर्जी, तो उसको कितनी चाहिए? टोटल 120 चाहिए। एक मिनट रुक जाओ आदर्श, लेट मी एक्सप्लेन ना, मेरा फिर ध्यान उस पे जा रहा है चैट पे, है ना। टोटल कितनी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए? 120। रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी है मनीषा? लेट से 40 है, उसको कितनी और चाहिए एक्स्ट्रा? 80। यस मैम। तो जो वो एक्स्ट्रा है 80, वो ही क्या है तुम्हारी? एक्टिवेशन एनर्जी। यस मैम, आगे समझ। क्लियर है सबको? अच्छा, यस मैम। थ्रेशोल्ड एनर्जी यस ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ इसको कि जो टोटल एनर्जी, तुम ये भी बोल सकते हो जो टोटल एनर्जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है। बराबर तो होनी, मतलब एटलीस्ट बराबर तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। हो गया इतना क्लियर है? जल्दी बताइए सारे बच्चे। तो यानी कि वो क्या बोल रहे हैं? सिंस इट इज नेसेसरी that the reactant particle reach to the transition state to convert into product, means the potential energy of transition state is actually what? Threshold energy of reaction। यही बताया मैंने, यही बोलती आ रही हूँ मैं, बताओ। ऑल राइट, हो गया। अब आओ, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये भी लिख लो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है यही बताया मैंने। द मिनिमम एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। बेटा बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज टोटल एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट में जाने के लिए। अब रिएक्टेंट के पास कुछ अपनी भी एनर्जी होगी, और जो एक्स्ट्रा हमें चाहिए वही एक्स्ट्रा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। ऋषि, सिमरन, क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ठीक है, ऑल राइट। यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है, ऐसे भी तुम बोल सकते हो। ऑल राइट, बोलो। और जो हमारी टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है, ठीक है। तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगा? ई थ्रेशोल्ड माइनस ई आर। क्लियर है? ई आर क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। लिख लो, वो छोटी सी बात है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। हो गया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी बताओ थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है?
एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। फिर से एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज टोटल एनर्जी, जितनी होनी चाहिए रिएक्टेंट के पास ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होनी चाहिए। कुछ एनर्जी ऑलरेडी होगी रिएक्टेंट के पास, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें चाहिए वो क्या होगी, तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप अभी तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड किया और आपका प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं होगा। मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जो या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होनी चाहिए या तो उससे ज्यादा होनी चाहिए। क्या मैं ये वर्ड यूज कर सकती हूँ जो भी मैंने बोला? मैं फिर बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोलिजन होते ही प्रोडक्ट बन जाएगा। मॉलिक्यूल के पास कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, या तो वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो, है ना। एक बात बताओ, इधर आओ, अगर तुम लेट से यहाँ पे 80 की जगह 70 दोगे, 80 की जगह 70 दोगे, काम बन जाएगा क्या? नहीं मैम, नहीं बनेगा। 60 दोगे तो काम बन जाएगा क्या? नहीं मैम, नहीं बनेगा। अगर तुम मान लो 90 दोगे, 90 तो बन जाएगा काम? हाँ मैम, बन जाएगा, क्योंकि उसको 80 चाहिए मिनिमम। तो क्या मैं एक लाइन ये बोल सकती हूँ, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की वो या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी या फिर उससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्या कहते हो, बोलो। क्या मैं आगे चल सकती हूँ? चल, अब मैं यहाँ पे आऊंगी आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे, ठीक है। उससे पहले एक तुम छोटी सी लाइन लिखो, है क्या कोई पॉइंट? हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट लिखो मेरा बेटा, सारे बच्चे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, गौरव लास्ट में रुकियो बेटा, मेरी क्या गलती, तुम्हारा नेटवर्क जा रहा है। कम से कम मैं 5-6 बार रिपीट कर चुकी, लास्ट में रुक जाना। यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज, और मुझे बताना ये ठीक है गलत है, इज ऑलवेज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी बट मे ग्रेटर, लेस देन और इवन इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मैम ये क्या लिख दिया, तो सर से ऊपर से गया, क्या बोल दिया ये आपने? मैंने एक लाइन लिखी है, इसको जल्दी से एक बार अपनी नोटबुक पे लिखो, इसको मैं फिर समझाती हूँ। जिसको समझ में आए ठीक है, वरना मैं इसको अलग से समझा रही हूँ। ऑलराइट, लिख लिया? चलिए आइए। तो बेटा यहाँ पे ना तीन कंडीशन बन गई। एक पहली कंडीशन जहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी से। दूसरी कंडीशन जहाँ पे वो क्या हो सकता है, पहली बात तो प्रोडक्ट की तो हमेशा कम होगी, उसका तो कोई पंगा ही नहीं है। अगर मैं रिएक्टेंट की एनर्जी से कंपेयर करूं तो वो उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखो हेडिंग डाल के, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहाँ पे हेडिंग डालो मेरा बेटा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में जो हमारा एंथैल्पी चेंज होता है वो जीरो से कम होता है, बिकॉज हीट रिलीज हो रही होती है ना। और एंडोथर्मिक में हमारा एंथैल्पी ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव, जहां पे एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही होती है। ये पता है आप लोगों को? चलिए, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ मेरा बेटा, एक डायग्राम बना रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का। आदर्श, तुम्हारा क्लियर हो गया डाउट बेटा? यस मैम। ओके। एक्सोथर्मिक में तुमने ये भी सुना होगा
कि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब जो बॉन्ड तुम्हारा बनता है अगर वो स्टेबल बनता है तब एनर्जी रिलीज होती है, ये सुना होगा तुम लोग ने। और अगर बॉन्ड वीक बनता है तो एनर्जी तुम्हें ज्यादा देनी पड़ जाती है। तो एक्सोथर्मिक में क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो मतलब इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है मेरा बेटा, कम होती है। तो देखो ये डायग्राम बनेगा एक्सोथर्मिक के लिए, देख रहे हो? देखो एक बार, थोड़ा सा इसको सही बना ले तो टेढ़ा बन गया। देख रहे हो? ये किसकी एनर्जी है, मेरे साथ साथ बोलो, रिएक्टेंट की एनर्जी। और ये किसकी है, प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। प्रोडक्ट की और ये क्या है तुम्हारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये वाली क्या है तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी। कंफर्म करिए। मैंने एक लाइन बोली थी कि प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी, लेस देन होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी से। देख रहे हो? दिख रहा है यहाँ पे? एक बात बताओ, ये रिएक्टेंट की एनर्जी मतलब ये यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, और ये आपका जो बेसिकली प्रोडक्ट एनर्जी। इसका अरे रुक जाओ, रुक जा बेटा, मैं बाद में लूंगी, अभी 10 मिनट मेरे को पढ़ाने दो। अपने डाउट्स अपने पास रखो एक बार। इनका जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, क्योंकि मेरा ध्यान या तो पढ़ाने में जाएगा चैट में जाएगा। एंथैल्पी चेंज हो रही, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर हुआ मेरा बेटा, बोलो? डेल्टा एच के बराबर होगा, बोलो। और क्योंकि इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो तुम्हारा एंथैल्पी क्या निकल के आएगा, नेगेटिव में निकल के आएगा, बोलो। यस मैम। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो किसके बराबर है मैम, रिएक्टेंट की एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है। इतना क्लियर हुआ, बोलो। यस मैम। ऐसे ही तुम्हें बनवाती हूं मैं एक एंडोथर्मिक का डायग्राम। पहले पूरा सुन लो, कई बार क्या होता है ना, हम पूरा सुनते नहीं और पहले ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में इतने आने लग जाते और पूछने लग जाते। पहले एक बार पूरा पढ़ लो ये वाली पॉइंट, फिर देखना कि क्वेश्चन वो रिजोल्व हुआ है नहीं, देन फिर मैं आपको बता दूं। एंडोथर्मिक में क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है मेरा बेटा, इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। कैसे दिखाऊंगी इसको, ऐसे देखो एक बार सारे बच्चे, ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई, बोलो, और ये रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, अरे यार इतने मैसेज। अब मैं दोबारा उस लाइन पे आती हूँ, क्या बोला था मैंने, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा प्रोडक्ट की कम होगी, लेस देन होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी से। क्या ये बात ठीक है? नेटिक्स में रोने की क्या बात है, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट की कम है, देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है, इसमें भी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है। तो वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है? बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मे बी ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि एक्सोथर्मिक में मुझे दिख रहा है प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, जबकि एंडोथर्मिक में क्या है मेरा बेटा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से। और एक केस ये भी बन सकता है जहां पे दोनों की एनर्जी क्या हो, बराबर। क्या कहते हो, क्या वो पॉइंट अब क्लियर हुआ तुम लोगों को?
सिर्फ डायग्राम में देखना ही है आपको। सोच लो, 10 सेकंड ले लो और सोच लो क्या कराया मैम ने। सोच लो आराम से, तब तक मैं डायग्राम को कंप्लीट कर देती हूँ। मैम क्या ये बता दो एक्सोथर्मिक में ये डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव क्यों हुई? एक्सोथर्मिक में बेटा तुम्हारी एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच शुड बी लेस देन 0। कैसे आया? यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा एच। तो एक्सोथर्मिक में तुम्हारी रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो अगर तुम वैल्यू रखोगे तो रिएक्टेंट वाले की वैल्यू ज्यादा होगी ना, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा होगी, तो डेल्टा एच कम्स आउट टू बी नेगेटिव। यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो डेल्टा एच कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? इसमें भी वही होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं, दो केसेस बनेंगे, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे दिखाओगे, जो एंडोथर्मिक है प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर दिखाओगे। जो तीसरा कंडीशन बनेगा उसमें आप ये बोल सकते हो, ना तो वो एक्सोथर्मिक होगा ना फिर वो एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी मैंने बराबर दिखा दी वहां पे। क्लियर है? इस केस में रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? बराबर है। ऑलराइट, हाँ, डेल्टा एच 0 हो गया। क्लियर इतना? वेरी गुड, शाबाश। काइनेटिक एनर्जी के साथ ग्राफ समझी नहीं मैं। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई पिक्चर में? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे तो नहीं चला गया सुमित? पढ़ा क्या रही हूँ, सोच क्या रहे हो? यहाँ पे एक पॉइंट और लिखो बच्चों, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखो सारे बच्चे। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑलवेज। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बड़े काम आएंगे। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू, जो पढ़ा रही उस पर ध्यान दो भाई, डेल्टा एच। जो क्वेश्चन अलग से आ रहा है टॉपिक से हटके क्लास के बाद रुकिए। क्या ये 2 पॉइंट तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा? क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मैंने एक लाइन बोली कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी एंथैल्पी से। एक्सोथर्मिक में ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। इस चीज को देखें डायग्राम के थ्रू। बोलो, चलिए आइए देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ये देखो, तुम नहीं बनाओगे, डायग्राम नहीं बनाओगे, सिर्फ समझ लो। आ जाओ इधर एक बार। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, सबको दिखाई दे रहा है। ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है ना? और ये डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा बेटा? ये वाला डेल्टा एच। डेल्टा एच। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो। Yes, ma'am. अगर मान लो मैं कोई ये तो एक टाइप का ग्राफ होगा। अगर मान लो मैं कोई और ग्राफ ले लूं, लेट्स से ये वाला ले लेती हूँ, ब्लैक कलर से दिखाती हूँ। मान लो उसका एक्टिवेशन एनर्जी अब इतना है, लेट्स से। आप देख पा रहे हो ना, ब्लैक दिख रहा है आप लोगों को? आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड। ये एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, ठीक है? ऑलराइट। जो ये ब्लैक वाला बनाया है इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। ये डैश लिख दो, इसको सबको दिख रहा है?
मान लो एक और ग्राफ बना लेती हूँ मैं इसी के साथ दिखाने के लिए, लेट्स से। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी तुम ले लोगे। तो क्या तुम एक नोटिस कर पा रहे हो कि एक्टिवेशन एनर्जी ईए ग्रेटर देन है डेल्टा एच से, ईए डैश भी ग्रेटर देन है डेल्टा एच से, जो तीसरा वाला लोगे वो भी ज्यादा ही आएगा। बोलो, दिख रहा है सबको? क्या यस सब मैम। observe कर पा रहे हैं? मैं कलर चेंज कर देती हूँ अगर नहीं विजिबल है तो। ये देखो, सब में एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच से ज्यादा ही आ रही है। तो मैंने पहला पॉइंट जो लिखा था पल्ले पड़ गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑलवेज। क्लियर है? Yes, ma'am. एक्सोथर्मिक के लिए ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। आइए दिखाती हूं मैं। पहला केस तो ये वाला है मेरा बेटा, जिसमें ये डेल्टा एच है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा दिख रही होगी, है ना? एक और केस ले लेते हैं। मान लो एक मैंने ये वाला केस ले लिया, लेट्स से ये वाला, ठीक है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होगी। अब देखो ये वाला गैप और ये वाला गैप ऑलमोस्ट क्या है? बराबर है। देख रहे हो? यस एक और ले लेती Yes, ma'am. हूँ, ध्यान से देखना क्या बना रही हूँ। अब इसके लिए क्या हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी? ध्यान से देखो, ये वाला ये हो जाएगी, ये देखो ये। अब इसमें क्या होगी एक्टिवेशन एनर्जी? कम होगी। समझ में आया अब क्या बोल रही थी? कि एक्सोथर्मिक के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी ग्रेटर देन, लेस देन और इवन इक्वल टू डेल्टा एच, बट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा एच। ठीक है, नेगेटिव साइन कंसिडर मत करना, मोड में ले। क्या ये 2 पॉइंट्स मेरे बच्चों को क्लियर हो गए? बताओ। यस मैम। ठीक है, गर्व, नैतिक, यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सारे बच्चे ट्राई करेंगे और जिसका हो जाएगा मुझे हैंड रेज करके बताएंगे। गर्व कहाँ गया? क्लास छोड़ के गया क्या? हैंड रेज करो सारे बच्चे। सुमित ने कर लिया है, प्रिंस ने कर लिया है, हर्षित, अंजलि, आरुष, मनीषा, आर्यन, समीर, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। 2021 का क्वेश्चन है ये, वेरी गुड ऋषि। आरुष वेरी गुड। गर्व कहाँ चले गए थे? गौरव पाल, आदर्श, अच्छा आदर्श ने कर लिया। सक्षम, राहुल, राहुल क्या लग रहा है बेटा? निकालना क्या है पहले तो तुम मुझे ये बताओ। कर लिया मैम। अच्छा कर लिया, हाथ खड़ा है क्या तुम्हारा? अच्छा ओके। कृष्णा, प्रिंस खुजान, भाई जो भी आ रहे हैं ना ग्रुप में मैसेज, प्लीज बाद में कोई बच्चा रिप्लाई करना, अभी क्लास के टाइम मत करिएगा प्लीज, ठीक है? हाँ जी, कृतिका आप बताओ। कृतिका, यस मैम।
बताओ क्या निकालना बेटा इसमें। मैम हमने इसमें इंथैल्पी। ये देखो राहुल, तुम कृतिका हो क्या? एंथैल्पी निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालूं? एंथैल्पी होती क्या है? एनर्जी, ये रिएक्टेंट की है ना। इसका और इसका डिफरेंस ही डेल्टा एच होता है। बोलो। यस हाँ, तो क्या आएगा आंसर? आ गया? क्या दिख रहा है? मैम 15। 15? 10। 10? अरे डेल्टा एच किसके बराबर है? बाई पाई की वैल्यू आ रहा है। दिख रही तुम लोगों को? 45 45। है ना। बस यही करना था, या तो ऐसे निकाल लो ईपी माइनस ईआर। प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है मेरा बेटा? प्रोडक्ट की एनर्जी देखो ना, ये रही जेड है। रिएक्टेंट की एनर्जी वाई प्लस जेड, तो ये कितनी आ जाएगी? ओके। ये देखो इसको 45 आ जाएगा। तो वो बतियाना खत्म नहीं हुआ था। गौरव किससे बात कर रहे हो? टाटा मैं भी लगाओ। नेट नहीं चल मैम, नेट नहीं चल रहा, बस वही कह रहा था। हो गया ये? कोई डाउट है तो पूछो। आ गया 45? हाँ मैम, आ गया। ठीक है, चलिए। उसने मैग्नीट्यूड पूछा था तो साइन को कंसिडर नहीं करोगे, वैसे यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी बिकॉज ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। चलिए, उसके बाद हेडिंग डालो आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है मैम? आर्हेनियस इक्वेशन तुम लोगों को याद है जब मैंने पहली क्लास में तुम्हें फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन बताया था, तो मैंने वहां पे बोला था कि रेट जो है तुम्हारा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। फिर मैंने रेट कांस्टेंट के बारे में बताया था कि रेट कांस्टेंट भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, याद है? तो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के रिश्ते को कौन बताता है? आर्हेनियस की इक्वेशन बताती है। तो आर्हेनियस की इक्वेशन क्या है? बड़ी आसान है, बड़ी ही आसान है। K इज इक्वल टू A e रेस टू द पावर माइनस EA बाय RT। ठीक है आरुष? ठीक है, दिख रहा है बड़ा बड़ा? Yes, ma'am. हर्षित जी, हर्षित कपूर। यस मैम। रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का भी मैं सारी चीजें बता देती हूँ, कौन क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले बात आती है के की। तो के क्या है तुम्हारा यहाँ पे? रेट कांस्टेंट फैक्टर है, ठीक है। इसको हटा दो, ये तुम्हें कंफ्यूज कर देगा नहीं तो, और वैसे ये गलत भी लिखा हो। आर क्या है तुम्हारा मेरा बेटा? रेट कांस्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट। ए क्या है यहाँ पे तुम्हारा? ए है यहाँ पे तुम्हारा आर्हेनियस फैक्टर बोल दो उसको, या फिर उसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल दो। प्री एक्सपोनेंशियल क्यों? क्योंकि देखो उससे पहले लिखा हुआ है। या फिर इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल दो। गेटिंग माय पॉइंट? मैम ये पावर में है? हाँ, ई रेस टू द पावर है मेरा बेटा, ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे टी क्या है बेटा? टेम्परेचर है, दैट शुड बी इन केल्विन। आर क्या है यहाँ पे? गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू तुम किस में लोगे? जूल पर मोल पर केल्विन में लोगे, या 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन में लोगे। क्लियर है? अगर जूल में आती है तो 8.314 लोगे। मेरे से शायद किसी ने पूछा भी था मैम कैसे पता लगाते हैं, और कैलोरी में हुई तो ये लोगे। क्यों ये लोगे? क्योंकि ये क्या है तुम्हारी? एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट या तो जूल पर मोल में आएगी, या कैलोरी पर मोल में आ सकती है, या किलो जूल पर मोल में वो पूछ सकता है, ठीक है। दैट इज वाई हम आर की वैल्यू क्या लेते हैं?
ये दोनों ले सकते। मैम यहाँ पे ए की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी क्या? आर्हेनियस फैक्टर आपका अभी मैं बताऊंगी आर्हेनियस फैक्टर क्या बताता है मेरा बेटा, एक बार लिख लो फिर मैं इंडिविजुअली बताऊंगी कौन क्या कर रहा है, ठीक है। अगर एक बात बताओ मेरा बेटा, क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ, इधर आना, एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन में, जूल पर मोल में, ऑलराइट। आर की यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन है और टेम्परेचर केल्विन में होगा, तो केल्विन से पर केल्विन कट गया, जूल से जूल कट गया, पर मोल से पर मोल कट गया, तो ये तो कोई यूनिट ही नहीं बनी इसकी। तो यानी कि ए की क्या यूनिट होगी, जो ए की यूनिट होगी, बोलो बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक ना कैलोरी और जूल का रिलेशन भी ध्यान रखो, काम में आता है। एक कैलोरी में होते हैं 4.184, इसको मेरी टीचर ने याद करवाया था, एक कटोरी में 4 जामुन, एक कटोरी में 4 जामुन, एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.184। मैम 182 नहीं होता? क्या 4.182? अरे इतनी वैल्यू ले लोगे ना, आंसर सही आ जाएगा। 4.184 जूल होता है, ठीक है। इतना एक्यूरेट नहीं चलना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट से भी काम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो मैम 4.2 लेंगे। तुम 2 ले लो, तुम्हारी आत्मा को मतलब खुशी मिलनी चाहिए, तुम 2 ले लो बस, ठीक है। जब -1 होगा तब फिर एनटीए को खुशी मिलेगी। टेंशन ना लो, वो लिख के देगा कि 1 कैलोरी 1 कटोरी में 4 जामुन है, वो लिख के देगा तुम्हें, ठीक है। ठीक है मेरा बेटा, चलिए ऑलराइट। अब मैं वापस आती हूँ दोबारा से, अब 1 बाय 1 करके चलूंगी। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ आर्हेनियस फैक्टर क्या होता है। तो इसको मेरा बेटा हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम कोलिजन फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर ऑलरेडी मैंने बता दिया है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, आर्हेनियस फैक्टर भी बोल देते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों बोलते हैं पता है तुम्हें, ये पीएचडी में क्वेश्चन पूछा था किसी ने इंटरव्यू में, कि आर्हेनियस फैक्टर को फ्रीक्वेंसी फैक्टर कब बोला जाता है, ये पीएचडी का क्वेश्चन था। मैम के कितने सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं इसलिए? नहीं, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया ना, रेट कांस्टेंट की यूनिट ए के बराबर होता है ना। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है, पर सेकंड, सेकेंड, ए की भी क्या होगी, पर सेकंड। दैट इज फर्स्ट ऑर्डर के केस में हम आर्हेनियस फैक्टर को फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात लिखो, आर्हेनियस फैक्टर क्या है, ए टोटल कोलिजन कितने हो रहे हैं बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, टोटल कोलिजन कितने हो रहे हैं ये बताता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी। मतलब ये नहीं देखता कि मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा या कम है, ये बताता है भाई साहब जितने कोलिजन होंगे उतना ही क्या होगा, फिर तुम्हारा रेट बढ़ेगा। यानी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कोलिजन। क्लियर है, देखो एक बार। मैम सेकंड लाइन दोबारा बोलोगे? मैं बोल रही हूँ जो आर्हेनियस फैक्टर वो डिपेंड करता है, बस क्या बताता है कि कितने कोलिजन हुए। एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास कम ज्यादा उसकी बात नहीं करता, ये कोलिजन की बात करता है। दैट इज व्हाई आर्हेनियस फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कोलिजन।
अगर कोलिजन मान लो ज्यादा हो रहे हैं किसी रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो आरएनएस फैक्टर भी क्या होगा उसका, ज्यादा होगा। ठीक है। और जो ए होगा बेटा, ए वो मैक्सिमम वैल्यू होता है रेट कांस्टेंट का। कैसे मैम? एट टी टेम्परेचर जब इनफाइनाइट होगा। एक बात बताओ, जब टी तुम्हारा इनफाइनाइट होगा 1/इनफाइनाइट 0 और e की पावर 0 क्या होता है, बोलो? 1 1। तो यहाँ पे k किसके बराबर आ जाएगा? ऑलराइट। हाई टेम्परेचर पे आपका रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? आपका आरएनएस फैक्टर। चलूं आगे। उसके बाद एक टर्म आती है मेरा बेटा, मैंने के के बारे में, के तो चलो तुम्हें पता ही है, ए के बारे में बता दिया मैंने, ठीक है। इसके बारे में नहीं बताया अभी। तो ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी क्या होता है? क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनके पास काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से या तो ज्यादा है या फिर क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये होता है, क्या बोला मैंने? फ्रैक्शन ऑफ टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विद काइनेटिक एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, वो ये बताता है। अगर मेरे को लिखना हो तो कैसे लिखूंगी मेरा बेटा, बोलो? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, गेटिंग माय पॉइंट? और उसमें से ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या फिर बराबर है, बोलो? मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, बोलो? और तुम्हें अगर परसेंटेज निकालने हैं मॉलिक्यूल की जिनके पास काइनेटिक एनर्जी बराबर या ज्यादा है, क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, बोलो? ठीक है। तो मैंने एक एक चीज यहाँ पे बता दी है, ए क्या है, के क्या है। के ए के बराबर है, इसलिए उन्होंने रेट कांस्टेंट फैक्टर के साथ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी लिखा हुआ था वहां पे, राइट। ए क्या है? ए कोलिजन को बताता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा है या कम है, डजंट मैटर, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना आरएनएस फैक्टर भी ज्यादा होगा। ई रेज टू द पावर माइनस ये आप बाय आर टी क्या बताता है? वो मॉलिक्यूल्स, मान लो तुम्हारे 1000 मॉलिक्यूल हैं, तो 1000 में से कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के या तो बराबर है या उससे ज्यादा। ठीक है। किसकी बेटा? किसकी? के ई बाय टोटल मतलब? मैम वो मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल। बोल रहे हो आप? यस मैम। तो अगर आप इसको 1 ले लोगे तो क्या होगा? ई रेज टू द पावर, मतलब ये मतलब हो जाएगा ना कि जितने सारे के सारे मॉलिक्यूल्स थे सबकी एनर्जी क्या हो गई, फिर बराबर हो गई या ज्यादा हो गई, यही मतलब हुआ ना, क्योंकि इसके बराबर आ जाएगा। इसकी एनर्जी 1 नहीं होगी मेरा बेटा, ठीक है। आपके अगर 1000 मॉलिक्यूल है मेरा बेटा, तो वो 1000 के 1000 ऐसा नहीं है कि उनमें कोलिजन हुआ और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसमें से कुछ ही नहीं है, उसमें से कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। ऑलराइट। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? परसेंटेज निकाल रहे हो ना मेरा बेटा, इसीलिए। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं होगा कभी भी कि सारे मॉलिक्यूल्स
ही कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, नहीं, वो तो फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाएगी। जिनकी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है, उससे ज्यादा, वही क्या होंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, ठीक है, तुम इसकी एनर्जी ये बोल रहे थे ना, 1 हो सकता है, क्या नाम है, आदर्श? Yes, ma'am. ठीक है, समझ गए, आ गया कंसेप्ट क्लियर? चलो, ऑल राइट। अब हम चलते हैं आरएनएस इक्वेशन इन लोगरिथम फॉर्म, लोगरिथमिक फॉर्म। क्या बताया मैंने तुम्हें, k इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। दोनों तरफ एल एन ले लो मेरा बेटा, ले लो ले लो, एल एन ए प्लस एल एन ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, है ना, ऐसे ही होता है ना, एल एन एम इंटू एल एन एन, एल एन एम प्लस एल एन एन। तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, एल एन ई क्या होता है, 1, बताइए। यस मैम। Yes or no? क्या मैं एल को लोग में चेंज कर सकती हूँ? हाँ मैम, 2.303 लोग के इज इक्वल टू 2.303 लोग ए माइनस ई ए बाय आर टी। अगर मैं दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास ये आ जाएगा, क्लियर हुआ? यस मैम। उस तरफ log a लिखना था। हाँ, लोग ए, सॉरी, ठीक है। क्लियर हुआ मेरा बेटा? चलिए, हमारे दोनों ही काम के हैं फॉर्मूले, बेटा ध्यान यहाँ पे रखो। चीजें इतनी भी सिंपल नहीं है, तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं, एक एक चीज, डाउट आते ही पूछो। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला जो ग्राफ मैं प्लॉट करूंगी मेरा बेटा, वो किसके बीच में करूंगी, एल एन के वर्सेस 1/t के बीच में। ठीक है, इधर आओ, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ए बाय आर टी है, बताइए। तो अगर मैं एल एन के वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट करूं तो ये y एक्सिस पे होगा, ये x एक्सिस पे होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा मेरा बेटा, नेगेटिव में आएगा, दैट इज माइनस ई ए बाय आर, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, एल एन ए। बोलो क्या कहते हो? यस। ऑल राइट, चलिए सेकेंड चीज, लोग के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाते हैं। तो लोग के इज इक्वल टू लोग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी था ना, अभी बताया मैंने तुम्हें। तो बस ग्राफ बना लो, इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस ई ए बाय 2.303 आर। देखो, और इंटरसेप्ट क्या आएगा, लोग ए। बनी बात? मैम एक बार लास्ट में क्या हुआ, बोलो। क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया? ठीक है, चलिए, एक आता है आपका थर्ड ग्राफ, k वर्सेस 1/t। तो एक बात बताओ, k वर्सेस t, सॉरी, k वर्सेस t, क्या इक्वेशन थी, ये थी आरएनएस इक्वेशन। तुम मुझे खुद बताना, खुद बताना, इधर आओ। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ए बाय आर टी क्या होगा, कम होगा,
बोलो। Yes. और Yes, ई ma'am. रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी कम होगा, यानी कि नेगेटिव में कोई चीज कम है तो वो किसकी तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ। के क्या होगा, बढ़ेगा। तो के कैसे बढ़ेगा मेरा बेटा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है इस तरीके से, देखो। ठीक है, ये तुम्हें मैंने याद करो पहले ही बताया था, याद है, मैंने कहा था रेट कांस्टेंट टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। इसको मैं आगे जाके प्रूफ भी करूंगी एक इक्वेशन से। ठीक है, आज तो नहीं, अगली क्लास। क्या ये 3 ग्राफ बन गए बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ा दी। ठीक है, अभी भी सोच लेना, जिसको डाउट हो क्लास के बाद रुक जाइएगा। देखो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगी, कहने को तो ये एडवांस का क्वेश्चन था, बट इसी टाइप से कम 20 से 25 बार तुम्हारा मेंस में आ चुका है सवाल। ठीक है, ध्यान से सुनना। वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट वाज फाउंड टू बी इतना। ठीक है, एक इक्वेशन दे दी तुम्हें। वो कह रहे हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी तुम लोगों को बतानी है। तो तुम्हें ना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बस वो ध्यान रखना फॉर्मूला। क्या मैंने तुम्हें लोग की टर्म्स में एक फॉर्मूला डिराइव करवाया है? हाँ मैम, करवाया है, बस ये बता दो। Yes, ma'am. Yes. अब तुम इस इक्वेशन से कंपेयर करो, क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पे लोग ए की वैल्यू क्या दिख रही है तुम्हें? 6 दिखाई दे रही है, देखो एक बार। तो ए की वैल्यू Yes, क्या आ ma'am. जाएगी, 10 टू पावर 6, खत्म। Yes, ma'am. Yes, क्योंकि ma'am. फर्स्ट ऑर्डर है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, रेट कांस्टेंट वाली पर सेकंड। अब इसको कंपेयर करो, माइनस ई ए बाय 2.303 आर किसके बराबर है? माइनस 2000 के बराबर है। यानी कि ई ए किसके बराबर है? 2.303 इंटू 2000। आर की वैल्यू क्या लोगे? 8.314, लेकिन हमें आंसर किसमें चाहिए? किलो जूल में। तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो क्या कहते हो? तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि डिफरेंस है तो देख लो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 38 के आसपास आ जाएगा। देखो बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Yes, ma'am. Ma'am, D. डी हो जाएगा, बोलो। Yes. क्यों करना है तुम्हें एग्जैक्ट? इसको 2 मानो, इसको 8 मान लो, आ गया ना 30, क्योंकि ऑप्शन में गैप है। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है अगर ऑप्शन में लगभग मैंने तुम्हें हमेशा कहा अगर ऑप्शन में गैप है तो यू कैन टेक अप्रोक्सीमेशन, बट अगर इंटीजर बेस्ड है तो फिर वहां पे रिस्की है, फिर तो वो नेगेटिव में ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबल। yes. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे मैंने अप्लाई किया इस सवाल पे? यस सुमित, कृष्णा, Yes. आदर्श, हर्षित, मनीषा, That's all. अंजलि, यस मैम। Yes, ma'am. टूवी, रिया। रिया नहीं आई ना आज? हाँ, रिया नहीं आई। चलो, ये क्वेश्चन तुम करोगे? हाथ नीचे कर लो बेटा, मतलब अगर कोई डाउट नहीं है तो, और है तो पूछो। ये वाला क्वेश्चन करो। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तुम्हें इससे।
आंसर कोई नहीं बताएगा, मैं चाहती हूँ मेरे सभी बच्चों का 26 बच्चों का हैंड रेज हो। चलो वेरी गुड, शाबाश, करो करो करो। एलन वाली जो इक्वेशन मैंने लिखवाई थी तुम्हें, पन्ने पलटो, अगर भूल गए हो तो उससे कंपेयर करो। कितने बच्चों का हो गया? हैंड रेस करो ना, दिख नहीं रहा। अच्छा, 7 बच्चों का हो गया। हर्षित, आदर्श, प्रिंस, सुमित, राहुल, आर्यन, गौरव, सुनिधि। नैतिक का भी हो गया। ओके, सक्षम, स्मृतिका, वेरी गुड, ऋषि, सिमरन, तुषार, संदीप, प्रिंस को जान। प्रिंस है क्या क्लास में? बच्चों अगर आपको लगता है, आपको मतलब कुछ भी अगर टीचर से बात करनी है, मान लो मेरे से करनी है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो भी है, आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। कॉल करना है तो कॉल भी कर सकते हो संडे में मेरे पास, ठीक है? लेकिन प्लीज गिव अप मत करना कभी भी, ठीक है? जैसे चल रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर सर पे खड़ा है तभी आप काम कर रहे हो। ऐसे तो ज्यादा से ज्यादा आप 1 महीना करोगे, फिर वापस से आप वैसे हो जाओगे, ठीक है? मैं ये चाह रही हूँ कि आप पूरा जो 7-8 6-7 महीने की जर्नी रह गई है हमारी, उसमें आप मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। ये नहीं कि टीचर बोल रहा है तभी आप कर रहे हो। गिव अप कभी भी नहीं करना आप लोगों को। चीजें मुश्किल हैं, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है कि नहीं हो पाएंगी। पढ़ोगे तो तुम्हें आसान लगेंगी चीजें, डेफिनेटली लगेंगी। तो अभी भी 17 बच्चों ने हैंड रेस किया। सिमरन हुआ नहीं बेटा? सिमरन है क्लास में? हो गया मैम। चलो, क्या आ रहा है आंसर सिमरन? मैम 166। सबका यही आ रहा है क्या, 166? यस मैम। ठीक है। यस मैम। माइनस Yes, ई ए ma'am. बाई आर टी, तो माइनस ई ए बाई आर किसके बराबर हो गया? -2 × 10⁴। तो बस इसको सोल्व कर लेना तुम, ठीक है? आपको आंसर किलो जूल में देना, ध्यान रखना। तो 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 166, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या बोला है? 2 रिएक्शन है, R1 और R2, सबका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है? दोनों रिएक्शन का बराबर है ना? तो उसको हम छेड़ेंगे भी नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं R1 रिएक्शन की, मतलब अब कोई रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी तो होगी, मान लेते हैं EA1 है। वो कह रहा है कि जो R1 रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक्सीड कर रही है दैट ऑफ R2 बाय 10 किलो जूल। इसका मतलब क्या हुआ? यही मतलब हुआ 10 ज्यादा। EA1 इज इक्वल टू EA2 + 10। K1 और K2 रेट कांस्टेंट है इन दोनों रिएक्शंस के लिए। आपको क्या बताना है? ये बताना है ln K2 बाय K1 बताना है। तो क्या करूं? ln K1 क्या होगा? इज इक्वल टू ln A1 माइनस EA1 बाय RT होगा, बोलो। और ln K2 क्या होगा? ln A2 माइनस EA2 बाय RT। R तो कांस्टेंट ही है, T भी सेम ही है, तो उसको नहीं लिखना T1 T2। R यहाँ पे वो नहीं है रिएक्शन वाला, R1 R2 नहीं, R इज योर रेट कांस्टेंट। अब क्या करूं मैं? मुझे ये चाहिए ln K2 बाय K1 माइनस कर दूं, तो ln K2 माइनस ln K1
ये दोनों भी क्या है, सेम ही है, क्योंकि देखो क्या बोला, आइडेंटिकल है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। बोलो, माइनस Yes, ma'am. EA2 प्लस EA1 बाय RT, ये बन जाएगा। सोच समझ के बताओ मेरे को। Yes, ma'am. बस सोल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लो सारे बच्चों, मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो ln K2 बाय K1, EA1 क्या है, EA2 प्लस 10 बाय RT। R दिया हुआ है क्या? R कितना लेना पड़ेगा, 8.314 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर कितना लोगे तुम, 300। मैम यहाँ पे 10 किलो जूल बोला है, तो मैम 10 किलो जूल में ही रहेगा। हाँ, तो तुम एक काम करो ना, एक्टिवेशन एनर्जी फिर उसमें, सॉरी, आर की वैल्यू किलो जूल में ले लो ना, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। ओके। ठीक है, अच्छा प्रिंस ने पूछा है, ठीक है, ऑल राइट। अगर तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में दे रखी है तो आपको आर की वैल्यू भी किस में लेनी पड़ेगी, किलो जूल में। या फिर अगर तुम्हें जूल में चेंज करनी है तो तुम इसको जूल में चेंज करो, तो आर की वैल्यू 8.314 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो इधर, ln K2 बाय K1 10 ऊपर 1000 आ जाएगा, नीचे 8.314 इंटू 300। तुम्हें एक काम की बात बताऊं, तुम 8.314 को 25/3 भी लिख सकते हो फॉर इजी कैलकुलेशन। काम आएगा, बहुत काम आएगा। देखो यहाँ पे मैं पुट करूं 25/3 आना, तो ये क्या चला जाएगा, गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 0 गया। आंसर बताना क्या आया। मैम 4। Ma'am, 4. Ma'am, तो 4. आपको क्या करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये लिख लिया करो, काम आएंगे तुम्हें आगे जाके। यूनिट का ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला, बस ये आपको इस अप्रोच से चलना है। क्या ये बन जाएगा सवाल? Yes, ma'am. चलो आगे चलो, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये तुम करो, एक काम करो, पढ़ना एक बार क्या दिया हुआ है। बस ये लास्ट है, फिर छोड़ दो, अरे तुम्हारी क्लास भी तो है ना। चलो फटाफट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें इतनी दे रखी है, ठीक है। आपको क्या बताना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इनफ एनर्जी टू रिएक्ट प्रोडक्ट इज ये। क्या होते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यही। और ये किसके बराबर दिया हुआ है इन्होंने, e⁻⁻x। तो तुम्हें x निकालना है, यानी कि तुम्हें क्या निकालना है, ये। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में केमिकल काइनेटिक्स में, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जेई का, चेक कर लेना बेशक, लास्ट क्वेश्चन मिलेगा। पुरानी वाली बुक में तो लास्ट था, पता नहीं नई वाली में कौन से नंबर पे है। तो ये निकलेगा, बताओ। तो बस तुम्हारे पास सारी चीजें। अब देखो मेरा बेटा, अगर तुम एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में ले रहे हो तो आर भी किलो जूल में लो। अगर आर तुम जूल में ले रहे हो तो इसको जूल में करो, तो मैं इसको जूल में कर लेती हूँ, तुम्हारी मर्जी है। जूल पर मोल, और एक्टिवेशन ये आर की वैल्यू हो जाएगी 8.31 इंटू टेम्परेचर 700। कर लोगे इसको सोल्व? Yes. ठीक है, 25/3 करके कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आएगा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 4। ठीक है, चलिए करें खत्म।
बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ही रह गया वैसे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, फोकस ऑन योर मेजर टेस्ट प्रिपरेशन। मैं वैसे इसके असाइनमेंट बना के धीरे धीरे मतलब भेज दूंगी, बट आप लोग थोड़ा मेजर टेस्ट पे फोकस करो, उसको तुम बाद में भी कर सकते हो, है ना। तो अभी एक डीपीपी तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर पे एक और मैं दूंगी, उसके बाद आरएनएस इक्वेशन वाली डीपीपी जो होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो तुम्हें 2 या 3 डीपीपी और मिलेंगी इस चैप्टर की, फिर हम फाइनली इनऑर्गेनिक की तरफ मूव करेंगे। पी ब्लॉक करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। पी ब्लॉक करेंगे बेटा, ये मत सोचना डीएनएफ ब्लॉक बाद में होगा, पहले पी ब्लॉक होएगा, ठीक है। 4 दिन का है बस वो,